तो पैराबोला में हमारी हेडिंग जो नेक्स्ट है वो है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला। और जैसा हमने सर्कल में किया था वैसे ही सेम इसमें भी कॉन्सेप्ट है। उसमें हमने रेडियस से कंपेयर करके किया था, किसी पॉइंट से पोजीशन डिस्टेंस निकालने के बाद रेडियस से कंपेयर किया था कि अगर रेडियस से ग्रेटर है तो बाहर हो जाएगा, रेडियस की इक्वल है तो सर्कल पे लाई करेगा, और रेडियस से छोटा है तो इनसाइड द सर्कल हो जाएगा। और फिर उसमें उसी को थोड़ा और सॉल्व करके कुछ ऐसा बताया गया था कि अगर कोई पॉइंट हमने कोई कर्व पॉइंट हमारा x1 y1 है, कर्व को हम s लेट कर लेते थे और s1 निकालते थे, x की जगह x1 और y की जगह y1। और अगर s1 की वैल्यू पॉजिटिव है तो आउटसाइड, नेगेटिव है तो इनसाइड, और अगर इक्वल टू 0 है तो ऑन द सर्कल होता है। वही सेम यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले तो हम वही लिख लेते हैं जो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि हमें तो कॉन्सेप्ट ही याद रखना है, बाकी उसका डेरिवेशन तो नहीं हमसे पूछा जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले वो कॉन्सेप्ट लिख लिया, क्योंकि वो याद होना ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हमारे पास कोई कर्व है, पैराबोला है, और ये पैराबोला y² इक्वल टू 4ax है, कोई पॉइंट हमको गिवन है x1 y1, और पैराबोला y² इक्वल टू 4ax गिवन है, तो सबसे पहला काम हम s लेट करेंगे जो कि होगा पैराबोला का कर्व y² माइनस 4ax। फिर हम s1 की वैल्यू निकालेंगे, x की जगह x1 और y1 की जगह y की जगह y1 और x की जगह x1। और अगर s1 की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आउटसाइड द पैराबोला हो जाएगा, और अगर s1 की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो ऑन द पैराबोला हो जाएगा। s1 की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो ऑन द पैराबोला, मतलब पैराबोला पे ही लाई करेगा वो पॉइंट। और अगर s1 की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी तो इनसाइड द पैराबोला। ठीक है ना, तो ये सेम वही है जो कॉन्सेप्ट वहाँ पर था, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, यही हमको ध्यान रखना है। अब वहाँ पर तो जो हमने कंपेयर किया था वो किससे कंपेयर किया था, वो हमने कंपेयर किया था रेडियस से। लेकिन यहाँ पर कैसे होगा, क्योंकि यहाँ तो रेडियस है नहीं, तो फिर यहाँ पर s1 कैसे निकाला गया, और s1 को कैसे इन्होंने ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू से ये कैसे रिजल्ट बना होगा, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखिए, प्रूफ के लिए हमने क्या कर लिया, हमने कोई एक पॉइंट लेट कर लिया कि एक कोई पॉइंट P है x1 y1, वो तो हमें गिवन ही होगा। एक दूसरा पॉइंट कोई Q लेट कर लेते हैं जो कि इस पे लाई करेगा पैराबोला पे। ये हमारे पास एक पैराबोला हो गया। यहाँ पर कोई पॉइंट है और परपेंडिकुलरली हमने एक पॉइंट बाहर लेट कर लिया, ये जो कि x1 y1 है, यानी कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x1 है और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y1 है। एक कोई पॉइंट Q कंसीडर कर लिया, तो ये डिस्टेंस हमने y2 लेट कर लिया, x1 तो सेम ही होगी, तो x1 कॉमा y2 ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब हमें इस P की पोजीशन के बारे में बात करनी है, इस P के पोजीशन। अब ये P जो है आउटसाइड है, तो आउटसाइड के लिए बाहर की तरफ ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि आउटसाइड इनसाइड कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। पैराबोला की इक्वेशन y² इक्वल टू 4ax है, तो गिवन पैराबोला जो हमारे पास है वो है y² इक्वल टू 4ax। पॉइंट Q जो है वो पैराबोला पे लाई कर रहा है, और अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पे लाई करता है तो वो उसको सेटिस्फाई करता है, तो x की जगह पे x1 और y की जगह पे y2 पुट कर देते हैं। ये जो इक्वेशन 1 y² इक्वल टू 4ax है, इसमें पुट कर देते हैं, तो y2² इक्वल टू 4ax1 आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई है हमारी। अब
इनकी नेमिंग कर लेते हैं। ये P है, ये Q है और ये R है। तो PQ और QR और PR में अगर हम कंपेयर करें तो PR जो है वो QR से हमेशा बड़ा होगा। PR जो है वो हमेशा QR से बड़ा होगा। PR को हम क्या बोलेंगे, Y1, और QR को क्या बोलेंगे, Y2। तो Y1 जो है वो ग्रेटर देन Y2 होगा। और अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो Y1 स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन Y2 स्क्वायर। और Y2 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4x1 है। ये Y2 स्क्वायर की वैल्यू जो ये है उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और पुट करने के बाद ये आ गया हमारा। तो Y1 स्क्वायर माइनस 4x1 की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0। ये देखो आउटसाइड का था कि पहले ही हमने P को आउटसाइड ही लेट किया था। ये P जो है वो आउटसाइड ही तो है, ये आउटसाइड है, पैराबोला के बाहर की तरफ है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो S1 है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसी को नाम हो जाता है S1। तो अगर S1 ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड, S1 इक्वल टू 0 है तो ऑन द पैराबोला, और अगर S1 लेस देन 0 है तो इनसाइड द पैराबोला। तो सेम कॉन्सेप्ट है, चारों में हम पढ़ेंगे, ये याद रखें आप इसके बारे में, ठीक है ना। कैसे आया वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि S निकालेंगे फिर S1 निकालेंगे, और S1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड, लेस देन 0 है तो इनसाइड, नहीं तो इक्वल टू 0 है तो ऑन द पैराबोला। ये हमें ज़रूर ध्यान रखना। अब इसका क्वेश्चन बहुत इजी सा होता है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, कि हमको एक पैराबोला दे देंगे और कह देंगे बताओ ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, एक्सटीरियर है कि इंटीरियर है, तो वो बहुत इजीली चेक हो जाएगा। एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और पॉइंट 1,3 हमें चेक करके बताना है कि इनसाइड है कि आउटसाइड है कि ऑन द पैराबोला है। तो हम क्या करेंगे, पहले s इक्वल टू वाई स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे 4x है, 4ax नहीं है, 4x लिख लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो वाई स्क्वायर माइनस 4x s हो गया। S1 क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर माइनस 4x1, ये x1 है ये y1 है, तो 9 माइनस 4 इंटू 1 क्या आया उससे भी मतलब नहीं है, पॉजिटिव आया बस उससे मतलब है। पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब है कि आउटसाइड हो जाएगा। यही अगर कोई दूसरा पॉइंट होता जिसमें नेगेटिव आ जाती वैल्यू तो फिर ये इनसाइड हो जाता। बात क्लियर हो रही। तो इस तरीके से बहुत इजी से क्वेश्चन इसके पूछे जाने वाले हैं। ये किसी क्वेश्चन के साथ मिक्स होके आएगा, डायरेक्ट इस पे कोई क्वेश्चन जेई में आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये किसी के साथ मिक्स होके आएगा। अब लिखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, और ये भी हम पहले कर चुके हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको याद होगी कि कोई लाइन किसी सर्कल को टच करती है या कट करती है तो क्या कंडीशन होती है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की तो हम कैसे करते थे, आपको याद होगा कि कोई लाइन किसी सर्कल को अगर टच करती है, अगर कोई लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और अगर कोई सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो कंडीशन याद करने के लिए बताई गई है कि सर्कल के सेंटर से उस लाइन पे परपेंडिकुलर लेंथ रेडियस के इक्वल होती है, p इक्वल टू आर। और उसका एक कंडीशन भी याद करने के लिए बोला गया है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। आप चाहे तो अपनी कॉपी में पीछे देख सकते हो। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अभी हमारे काम आएगी। सेम जैसे हमने उसमें किया हुआ था वैसे सेम यहाँ पर भी है। वैसे मैंने उसमें चारों के बारे में एक साथ बता दिया था, आप उसमें देख सकते हैं कि पैराबोला के लिए मैंने बताया था c इक्वल टू ए अपॉन एम, वही आगे हम अभी यहाँ पर देखेंगे और उसके आगे का काम करेंगे। तो लिख लेते हैं, हेडिंग हमारी क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ पैराबोला।
नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ पैराबोला। देखो वहाँ पर भी जो सर्कल में जो कहानी थी वो थोड़ी सी अलग थी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए सर्कल के सेंटर से उस लाइन पे परपेंडिकुलर लेंथ, एक मेथड तो ये बताया गया था, दूसरा मेथड एक और भी था, और वो मैंने वहाँ बोला हुआ था कि वो जो है वो सभी में यूनिवर्सल है, चारों में काम आने वाला है। तो वही हम यहाँ पर अब फॉलो करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास पैराबोला का तो सेंटर तो है नहीं कि पैराबोला के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लेंथ रेडियस के इक्वल करे, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम जो काम करेंगे वो एलिप्स में और हाइपरबोला दोनों में काम आएगा। और सर्कल में भी हम इस मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन सर्कल में वो मेथड ज़्यादा इजी होगा कि सेंटर पता है, सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ रेडियस की इक्वल। यहाँ पर क्या है, हम लेट कर लेते हैं, हमने लेट कर लिया कि एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, लेट द पैराबोला बी y square equal to 4ax and the given line, जो गिवन लाइन है वो क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जो लाइन है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, और एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। देखिए उसकी पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से वो शो करेंगे उसको। ये पैराबोला हमारा हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब ये जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या क्या हो सकती है, हो सकता है ये पैराबोला को ना तो टच करे ना तो कट करे, या हो सकता है ये पैराबोला की टेंजेंट बन जाए, ये हो सकता है पैराबोला की टेंजेंट बन जाए, इस टाइप से ये टेंजेंट हो गई, कहीं एक पॉइंट पे टच करती हुई चली गई। या हो सकता है ये पैराबोला की सीकेंट बन जाए, तो ये बन गई टेंजेंट, ये बन गई सीकेंट, दो पॉइंट पे, दो रियल पॉइंट पे कट करते हुए जाएगी। और ये क्या है, ना तो टच कर रही है और ना ही कट कर रही है, बाहर से निकल के जा रही है। तो देखिए इसका जो डेरिवेशन है वो क्या है, पहले मैं इसकी कंडीशन पूरी एक साथ लिख देता हूँ, फिर इसको हम डिराइव करेंगे। बहुत इजी सा मेथड है इसका। अगर ये ना तो टच करेगी ना तो कट करेगी, तो उसके लिए कंडीशन जो होती है वो कुछ इस टाइप से लिख लेंगे कि c की वैल्यू जो है वो, c की वैल्यू ग्रेटर देन a अपॉन एम होगी, c इज़ ग्रेटर देन a अपॉन एम। ये कब के लिए है, जब ना तो टच करे और ना ही कट करे। और जब टच करेगी तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, c इक्वल टू a अपॉन एम। और तीसरी क्या हो जाएगी, c जैसे ग्रेटर देन है तो यहाँ पर हो जाएगा लेस देन a अपॉन एम। ये हमें तीनों याद रखना है, ठीक है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो c इक्वल टू a अपॉन एम है यही है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये वहाँ पर एक साथ लिखी गई थी कि अगर कोई पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, किसी लाइन को अगर टच करता है तो c इक्वल टू a अपॉन एम होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये आया कैसे है कि c इक्वल टू a अपॉन एम कैसे बना होगा। तो देखिए इसका भी क्वेश्चन बहुत इजी है, ये डेरिवेशन इसका बहुत इजी होगा और क्वेश्चन भी इसका इजी आएगा। जो पैराबोला दिखेगा उसको हम कंपेयर कर देंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, जो लाइन दिखेगी उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर देंगे, और c a और m तीनों पता चल जाएंगे। बस हम देख लेंगे कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है। अभी हम इसको डिराइव कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक हमारे पास ये कर्व है और एक लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। क्यों ना हम इस y की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसको पूरा सॉल्व करते हैं और x में एक क्वाड्रेटिक बनाते हैं। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 की मदद से y की वैल्यू पुट कर दिया। तो y की जगह हमने रख दिया यहाँ एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। होल स्क्वायर ओपन कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ax इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर
प्लस एक्स के साथ आ जाएगा 2mc माइनस 4a और प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये x में एक क्वाड्रेटिक बन गई है। और अगर x में क्वाड्रेटिक बन जाती है तो इसके दो रूट्स आ जाते हैं, अल्फा और बीटा। और इस पे जो d है, डिस्क्रिमिनेंट है, वो हमें बताता है कि अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो क्या होगा, अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, और d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये क्वाड्रेटिक है। इससे पहले हम d निकालेंगे। d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे। और d निकालने के बाद अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये हो जाएगा लाइन जो है ना तो वो टच करेगी और ना ही कट करेगी। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई तो लाइन जो है वो क्या बन जाएगी, लाइन इज टेंजेंट। लाइन जो है वो टेंजेंट बन जाएगी। इसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। c इक्वल टू ए अपॉन एम इसी से मिलेगा। और अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई, मतलब भाई लेस देन 0 है तो कोई रूट्स नहीं मिला, तो कोई रूट्स नहीं मिला मतलब उस लाइन ने उस कर्व को कट ही नहीं किया किसी पॉइंट पे। अगर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब टच किया होगा, एक जगह पे एक ही रूट्स मिला होगा। और अगर d ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब दो अलग अलग रूट्स मिले होंगे, दो रियल रूट्स मिले होंगे। तो इसका मतलब उस लाइन ने उस पैराबोला को दो जगह पे कट किया होगा। तो लाइन जो है वो क्या बन जाएगी, सीकेंट बन जाएगी। लाइन का मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये सीकेंट बन गई, दो जगह पे कट कर रही है। अब देखिए यहाँ पर कहानी थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर लिखा ना c जो है वो ग्रेटर देन a अपॉन एम है। ये कब मिलेगा, जब d की वैल्यू लेस देन 0 है। अभी मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। ये d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d हम निकालते हैं, d इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या होगी, ये पूरा का पूरा जो है वो b है। a की वैल्यू एम स्क्वायर है और c की वैल्यू जो है वो ये है। और b स्क्वायर जब आप करेंगे तो 2 कॉमन है, 2 ब्रैकेट में m इंटू सी माइनस 2 कॉमन लिया तो 2 है। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है, एम स्क्वायर, और c की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 4mc माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। 4 बाहर ले लेते हैं कॉमन और होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4am इंटू सी इंटू ए माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। एम स्क्वायर सी स्क्वायर कट हो गया, 4 और कॉमन आ गया और ए भी कॉमन आ गया। ए माइनस एम इंटू सी, ये डी की वैल्यू आ गई। तो डी की वैल्यू आ गई 16 टाइम्स ए माइनस एम इंटू सी। अब पहला केस क्या कहता है, फर्स्ट केस ये है कि अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो लाइन ना तो टच करेगी ना तो कट करेगी। तो d लेस देन 0 जैसे ही आप करोगे तो 16a इंटू ए माइनस एम इंटू सी लेस देन 0, तो a माइनस एम इंटू सी लेस देन 0, तो a लेस देन एम इंटू सी। तो a अपॉन m की वैल्यू जो है वो लेस देन c, यानी कि c जो है वो ग्रेटर देन क्या हो गया, a अपॉन m। तो जिसमें लेस देन का साइन आया है उसमें ग्रेटर देन हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो c जो है वो ग्रेटर देन a अपॉन m है। तो ये किसकी कंडीशन हो गई, जब लाइन ना तो टच करेगी और ना कट करेगी। ये d निगेटिव पे हमको उल्टा मिलता है, जब निगेटिव होगा तो पॉजिटिव, जब लेस देन है तो ग्रेटर देन मिल रहा है। सेकेंड केस में अगर d की वैल्यू 0 हो गई, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो d जैसे ही आप 0 करेंगे a माइनस एम सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। 16 टाइम्स a इंटू ए माइनस एम सी इक्वल टू 0। साफ साफ दिख रहा है कि c इक्वल टू ए अपॉन एम आ जाएगा। यही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है जो हमें याद रखनी है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं।
तो ये हो गई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कब के लिए? जब कोई लाइन किसी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को टच करेगी और लाइन जो है वो y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में होगी। और थर्ड वाला केस जो है वो अब समझ में आ गया होगा। थर्ड में क्या होगा? d ग्रेटर देन 0, देन c जो है वो क्या मिल जाएगा? लेस देन a अपॉन m। तो ये हो जाएगी कब? ये जब लाइन जो है वो सीकेंट बन जाएगी तब के लिए। लाइन इज सीकेंट। ये क्या है? लाइन जो है वो टेंजेंट बन जाएगी। आप बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कंडीशन ऑफ टेंडेंसी है, लेकिन बाकी दोनों का भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन तो किसी पे भी बन सकता है। तो है किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? क्लियर है यहाँ तक बात? ओके। तो देखिए इसके बाद हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। वो भी वही पुरानी बातें हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने 3 टाइप्स के वहाँ पर पढ़े थे सर्कल में। एक पढ़ा था हमने पॉइंट फॉर्म, दूसरा पढ़ा था स्लोप फॉर्म और तीसरा पढ़ा था पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी वही सारी पुरानी बातें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और वहीं पर मैंने इन सब के बारे में डिटेल से बता दिया था कि हम 4 बार जो है वही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा हमारे नेक्स्ट हेडिंग, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 3 टाइप्स के हम पढ़ेंगे। एक पॉइंट फॉर्म में, एक स्लोप फॉर्म में और एक पैरामेट्रिक फॉर्म में। पहला पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। तो नंबर 1 है पॉइंट फॉर्म। एक पॉइंट हमको गिवन होगा और एक कर्व हमको गिवन होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको बतानी होगी। बस ध्यान ये रखना है कि वो जो पॉइंट है वो कर्व पे लाई कर रहा होगा। आपको याद होगा सर्कल में भी हमने वो पॉइंट जो है वो कर्व पे लाई कर रहा था, और उसकी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो देखिए एक हमको पॉइंट गिवन होगा और एक पैराबोला गिवन होगा। पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। पैराबोला हमारा ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस पे कोई पॉइंट P जो है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और उस पे हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। ये है टेंजेंट PT। इस PT की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इसकी इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है PT। P के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है? x1 y1 है। P के कोऑर्डिनेट x1 y1 ये क्वेश्चन में गिवन होंगे, और कर्व हमको गिवन होगा। कर्व जो है वो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। बताइए किसी को याद है? इसमें मैंने एक शॉर्टकट आपको बताया था कि किसको किस में रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि ये 4 बार जो है वो रिपीट होने वाला है। तो कम से कम एक बार में नहीं तो 3-4 बार में तो याद हो ही जाने वाला है। किसको किस में रिप्लेस करते थे, याद है किसी को? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते थे। एक्स स्क्वायर इज रिप्लेस्ड एज x x1। जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब निकालते थे
तो एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन में, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन में, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू में, वाई को वाई प्लस वाई वन अपॉन टू में, और एक्स वाई को एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन टू में रिप्लेस करते थे। तो ये जो शॉर्टकट है ये चारों में काम आने वाला है। ये सर्कल में भी काम आया था, ये पैराबोला में भी काम आएगा, ये एलिप्स में भी, और ये हाइपरबोला में। ये हमारा शॉर्टकट था, ये हमें याद रखना है। इससे हमारा आंसर जो है वो एक से दो लाइन में सीधे सीधे आ जाएगा। कैसे? देखो, इक्वेशन ऑफ कर्व हमें गिवन होगी, वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हमें क्या बताना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई वन में 4a, और x को किससे रिप्लेस करते हैं? ये जो x है ये लिखा हुआ x को x प्लस एक्स वन अपॉन टू में, 2 से इसको कट कर देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी हमारी? वाई वाई वन इक्वल टू 2a ब्रैकेट में x प्लस एक्स वन। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी पॉइंट फॉर्म में। जब हमको पॉइंट गिवन होंगे और वो पॉइंट पैराबोला पे अगर लाई कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यही होने वाली है, वाई वाई वन इक्वल टू 2ax प्लस एक्स वन। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये वाई वाई वन इक्वल टू 2ax प्लस एक्स वन, ये सिर्फ पैराबोला जब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तब उसकी टेंजेंट ये होगी। अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है, जैसे मान लिया कर्व जो हमारा इधर लिख लेते हैं और टेंजेंट इधर लिख लेते हैं, पॉइंट हमको गिवन ही है, पॉइंट सबके लिए क्या गिवन है? x1 y1 सबके लिए सेम है। तो जैसे पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो क्या हो गया? वाई वाई वन इक्वल टू 2ax प्लस एक्स वन। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax हुआ तो क्या हो जाएगा? सेम, वाई वाई वन -2ax प्लस एक्स वन। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हुआ तो एक्स एक्स वन इक्वल टू 2ay प्लस वाई वन। और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay हुआ तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्स एक्स वन इक्वल टू -2ay प्लस वाई वन, ये हो जाएगा। तो ये चारों के लिए आ जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चारों के लिए हो गया। कर्व ये तो टेंजेंट इक्वेशन ये, कर्व ये तो टेंजेंट की इक्वेशन ये। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई पॉइंट फॉर्म में। सीधे सीधे पॉइंट जो भी हमको पता है वो हम सीधे सीधे रख देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। बहुत इजी सा क्वेश्चन इसका बनेगा। दूसरा लिखते हैं। पॉइंट फॉर्म के बाद अब दूसरा आ जाएगा स्लोप फॉर्म। तो नेक्स्ट है हमारा स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे मिलेगी? अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि अगर कोई लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है और अगर किसी पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को टच करती है, यही लाइन तो है, ये है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और अगर ये लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है और c की वैल्यू a अपॉन बी है, तो अगर c की वैल्यू a अपॉन एम है, सॉरी c की वैल्यू a अपॉन एम यहाँ पर रख देते हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू है a अपॉन एम, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस a अपॉन एम। तो स्लोप फॉर्म भी बहुत इजी बनने वाला है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, अगर कोई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax कर्व दिया है और कोई लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसको टच करती है, और अगर टच करती है तो वो टेंजेंट बन जाएगी, और अगर टेंजेंट बन गई तो c की वैल्यू बस यहाँ पर रख देनी है, और ये अगर इसको टच करती है तो c की वैल्यू क्या होती है? a अपॉन एम। इसी c को यहाँ पर पुट कर देंगे तो यही जो लाइन है वो टेंजेंट बन जाएगी।
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी a अपॉन एम। तो अगर कोई कर्व हमको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax गिवन है तो उसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। सबके लिए अलग अलग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होगी, सबके लिए मतलब जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की बात हुई है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए c इक्वल टू ए अपॉन एम है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax के लिए भी यही होगी, नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए ये है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax के लिए कुछ अलग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होगी, फिर तीसरे के लिए अलग, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए अलग। अभी एक चार्ट बना के हम लिख लेंगे सबके बारे में, लेकिन हमें सिर्फ ओरिजिनल वाले की याद रखनी है, बाकियों की तो फिर इजीली निकल भी आती है, और अगर याद कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। अब तीसरा जो आता है वो है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पता होंगे, 80 स्क्वायर कॉमा 280, आपको याद होगा उसमें सर्कल में हमने a cos थीटा और a sin थीटा करके पैरामेट्रिक फॉर्म से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली थी, और फार्मूला वही लगेगा जो हमारा कौन सा फार्मूला, जो पॉइंट फॉर्म का फार्मूला है। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये कर्व है तो उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1। अभी हमने निकाला ये x1 की जगह x1 की वैल्यू और y की जगह y1 की वैल्यू, तो y इंटू वाई की वैल्यू 280, x प्लस x1 की वैल्यू 80 स्क्वायर, 2a से 2a कट हो जाएगा, तो टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म में, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। लेकिन ये किसके लिए है, जब पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा तब। आपको याद होगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मैंने चारों के लिए अलग अलग लिखे हुए थे, एक का 80 स्क्वायर कॉमा 280 था, दूसरे का -80 स्क्वायर कॉमा 280 था। तो इस तरीके से जो टेंजेंट की इक्वेशन है चारों के लिए अलग अलग बनेगी, चारों के लिए सेम टेंजेंट की इक्वेशन नहीं बनने वाली है। ये सिर्फ किसकी बात हो रही है, जो स्टैंडर्ड है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मीन्स अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, कर्व अगर ये है, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर कॉमा 280 होते थे, तो उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनी है, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, और ये हमारा जो है वो गिवन कर्व है। वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर -4ax है तो पॉइंट्स मैंने बोला था कि आपको याद रखने हैं, a को -a से रिप्लेस कर देंगे, नहीं यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax में जो x वाला है उसको माइनस से रिप्लेस करेंगे ना, क्योंकि y में तो फिर पॉजिटिव होना ही है, तो ये हो जाएगा टी वाई इक्वल टू -x प्लस 80 स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 280 कॉमा 80 स्क्वायर, ये सब पीछे आपकी कॉपी में लिखे होंगे। तो टी एक्स इक्वल टू वाई प्लस 80 स्क्वायर, और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay है तो ये 280 कॉमा -80 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी एक्स इक्वल टू -y प्लस 80 स्क्वायर। तो ये एक पूरा का पूरा ये बन गया पूरा, जिसमें हम सारी की सारी टेंजेंट की इक्वेशन चारों की हम एक साथ यहाँ पर लिख लेते हैं, चारों के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, टी के टर्म में जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो आ जाएगी।
अगर हमारी स्लोप के टर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी तो कैसे आएगी। और एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में। स्लोप में, स्लोप जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम है, जहाँ पर वो जिस पॉइंट पे टच करेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट m के टर्म में, जैसे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट t के टर्म में तो हमको पता है AT स्क्वायर कॉमा 2AT होते हैं। ये जो AT स्क्वायर कॉमा 2AT पॉइंट है ये कहाँ पर लाई करते हैं, ये पैराबोला पे किसी पॉइंट पे, उसी पैराबोला पे लाई करते हैं AT स्क्वायर कॉमा 2AT। अब हमें क्या करना है, हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अब दूसरा निकालना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा और ये m के टर्म में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे आएगा। तो देखो जो इक्वेशन हमारे पास है, ये जो इक्वेशन है ना, y इक्वल टू क्या हो जाएगी x अपॉन टी प्लस ए टी स्क्वायर, यही तो हो जाएगी जब हम t से डिवाइड करेंगे, AT हो जाएगी AT स्क्वायर अपॉन टी, t से डिवाइड किया तो x अपॉन टी प्लस AT। तो अब अगली हेडिंग जो हमारी होगी वो हो जाएगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए क्या करेंगे वो लिख लेते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब है वो टेंजेंट जहाँ पे टच कर रही है उसके m के टर्म में क्या वैल्यू होगी, उसी को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन टर्म ऑफ स्लोप। तो देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे मिलेगा। अभी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स अपॉन टी प्लस ए टी। अब हमें जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो किसके टर्म में चाहिए, इन टर्म ऑफ स्लोप, क्योंकि इन टर्म ऑफ टी तो हमें पता है, इन टर्म ऑफ टी क्या है ए टी स्क्वायर कॉमा 2AT। अब हमें एम के टर्म में चाहिए, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। और एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी हमने देखा स्लोप के फॉर्म में, वो क्या होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, और जो दूसरी लिखी है ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो यहाँ से हम अगर कंपेयर कर लेंगे m की वैल्यू क्या आ रही है, देखो यहाँ से अगर इसको इस लाइन को इस लाइन से कंपेयर करोगे तो y की जगह तो y आ रहा है, x का कोफिशिएंट 1/t है और यहाँ x का कोफिशिएंट m है। तो जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, कंपेयरिंग 1 and 2, जैसे ही आपने 1 और 2 को कंपेयर किया तो m की वैल्यू 1/t या t की वैल्यू 1/m आ गई। तो बस हमें t और m में रिलेशन ही तो चाहिए था, क्योंकि हमें तो पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट t के टर्म में क्या है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब है जहाँ पर वो पॉइंट जहाँ पर वो टेंजेंट उस कर्व को टच कर रही है। तो इन टर्म ऑफ t क्या थे, इज AT स्क्वायर कॉमा 2AT। अब हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन टर्म ऑफ m के टर्म में क्या होंगे, जहाँ जहाँ पे t दिख रहा है वहाँ पर m पुट कर दीजिए आप। तो t की जगह जब आप पुट करेंगे तो a इंटू 1/m स्क्वायर कॉमा 2a इंटू 1/m। जहाँ t दिख रहा था वहाँ पर हमने m पुट कर दिया, तो ये हो गया a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बन गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m।
तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। 80 स्क्वायर कॉमा 280 तो हम याद रख लेते हैं वो, लेकिन टी के टर्म में है। अगर हमसे स्लोप के टर्म में पूछा जाएगा तो हो जाएगा ए अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन एम। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो एम के टर्म में है। और ये चारों के लिए अलग अलग होगा। ये सिर्फ किसके बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है जब कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट m के टर्म में क्या होंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हमारे पास कर्व गिवन है और जो स्लोप है वो m है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो देखो चारों के लिए हम यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं क्योंकि चारों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। मेंस में जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड वाले नहीं पूछे जाते हैं जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। इन चारों के लिए अलग अलग हमें, या तो हम चारों के लिए अलग अलग डिराइव करेंगे और यह यहाँ पर मैं सबके लिए एक साथ लिख देता हूँ। आप सबका अलग अलग पहले निकाल लेंगे और याद भी करना है आपको। इक्वेशन ऑफ पैराबोला 4 टाइप के होंगे, उन चारों का एक पार्ट, फिर एक बनेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसके क्या होंगे, फिर एक बनेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ स्लोप। अभी जैसे हमने इन टर्म ऑफ क्या निकाला था टी, और एक बनेगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम c इक्वल टू ए अपॉन एम सिर्फ एक का याद रखते हैं लेकिन चारों के लिए अलग अलग होता है। फॉर द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसकी टेंजेंट है तो क्या होगा। तो सबका हम यहाँ पर एक साथ लिख लेते हैं। आप चाहें तो सबका अलग अलग डिराइव भी कर सकते हैं और याद तो रखना ही रखना है। तो देखो पहले वाले के लिए क्या है, पहला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अभी हमने इसका निकाला है, इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन एम। इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी अभी हमने ऊपर निकाली y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, और इसकी जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है वो भी अभी हमने डिराइव की c इक्वल टू ए अपॉन एम। ये चारों तो अभी हमने किया हुआ है। ये आपका काम है कि आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax की भी निकालनी है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वैसे ही निकलेगा जैसे हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ax का निकाला। और हम चाहे तो एक को याद रख के बाकी सबका एज इट इज़ बना सकते हैं। कैसे बनेगा देख रहे हो, यहाँ पर क्या चेंजेस आया है। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax था, ए सब में पॉजिटिव था, अब यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू माइनस ए इंटू एक्स है, यानी ए की जगह सब जगह क्या आया माइनस है। तो आप देखो यहाँ पर ध्यान से, तो ए की जगह सब जगह माइनस ए से रिप्लेस किया गया। ये माइनस ए आया, यहाँ पर भी प्लस ए था तो यहाँ माइनस ए देखो आया, और यहाँ पर प्लस ए अपॉन एम था। तो इसलिए याद रखने में भी आसानी रहेगी कि जहाँ जहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का हमें पता है, अगर माइनस की बात हो रही तो ए की जगह पे माइनस ए से रिप्लेस कर दिया गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तीसरा वाले के लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का हो जाएगा 2a, जैसे उसका होता था 280 कॉमा 80 स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 2am कॉमा am स्क्वायर। और इसकी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, और c की वैल्यू माइनस ए एम स्क्वायर। ये भी आप बाद में इसको ज़रूर डिराइव कर लेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस की तरीके बना सकते हो या फार्मूले के तरीके भी, लेकिन फार्मूले भी अगर हम याद रखते हैं तो कहाँ से आए
उसका आइडिया हमें होना चाहिए, तो आप इनको ज़रूर डिराइव करेंगे। 4ay का क्या हो जाएगा, ए की जगह माइनस ए से रिप्लेस कर दो, 2am माइनस ए एम स्क्वायर, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम स्क्वायर और सी इक्वल टू प्लस ए एम स्क्वायर। ये अब हमारा पूरा का पूरा चार्ट कंप्लीट हो गया। इसमें हमें इसी तरीके से याद रखना है पूरा। तो ये स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो स्लोप फॉर्म में भी मिल गई हमको, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी चारों के लिए यहाँ पर बन गई। बस हमें क्या ध्यान रखना पड़ा, ए को हमने सब जगह माइनस ए से रिप्लेस किया, ए को हमने सब जगह माइनस ए से रिप्लेस किया। अब जैसे इसका क्वेश्चन अगर हमें डाउट आता है कि भाई इसका क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, तो देखिए क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप से। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है जेई के बने हुए हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, द पैराबोला y square equal to 4x, the parabola y square equal to 4x touches the line x cos alpha plus y sin alpha equal to p, x cos alpha plus y sin alpha equal to p। देन अब हमको बताना है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ए ऑप्शन में है p cos alpha माइनस a sin alpha इक्वल टू 0, p cos alpha माइनस a स्क्वायर sin alpha इक्वल टू 0, p sin alpha माइनस प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर alpha इक्वल टू 0। और डी में कह रहा है p cos alpha प्लस a साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। अब देखिए इसको कैसे यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। कोई एक हमको क्या दिया हुआ है, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक लाइन दी है लेकिन वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। तो पहले हमारी ड्यूटी है कि इस लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करें, और फिर हम इन सब चारों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ये पहला वाला, क्योंकि ये पहला वाला तो यूज़ हो रहा है क्योंकि लाइन भी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कर भी दिया है, और लाइन भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर होती है, ये लिखिए लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो c इक्वल टू ए अपॉन एम रख दो, बस कंडीशन हो जाती है टच करने की। तो हम क्या करेंगे, हमारा मेन मोटो होगा इस लाइन को जो है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल टू p, तो y साइन अल्फ़ा इक्वल टू माइनस एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस p, तो y इक्वल टू माइनस एक्स कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस p अपॉन साइन अल्फ़ा। और इसको हम कंपेयर करेंगे एम एक्स प्लस सी से, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा, और c की वैल्यू आ जाएगी p अपॉन साइन एल। और बस अब हम इसको c इक्वल टू ए अपॉन एम में पुट कर देते हैं। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इक्वल टू c इक्वल टू ए अपॉन एम। c की वैल्यू क्या आई है, p अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, a है, पैराबोला तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ही गिवन है, तो a की जगह तो a ही है। और m की वैल्यू क्या है, माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा, तो जो डिवाइडेड बाई था वो साइन अल्फ़ा ऊपर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस p कॉस अल्फ़ा इक्वल टू a साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो p कॉस अल्फ़ा प्लस a साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। तो जो भी लाइन हमको दिखेगी उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में बनाना है,
और जो पैराबोला है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में होगा ही होगा, c इक्वल टू a अपॉन m करके। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जैसे ही आप यूज़ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी और ये जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है ये फॉलो हो रही कि नहीं हो रही है। बात क्लियर हो रही किस तरीके से हम चेक कर पाएंगे। तो कोई लाइन किसी कर्व को अगर टच करती है तो हमें कैसे चेक करना है वो आइडिया हो गया सभी को। कोई प्रॉब्लम अभी भी हो रही बताइए। को जो भी लाइन है उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है और जो कर्व है उसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करना है और उसके बाद वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे c इक्वल टू a अपॉन एम अगर आता है तो इसका मतलब वो लाइन जो है उसकी टेंजेंट है। यही काम पैराबोला में, यही काम इलिप्स में और यही हाइपरबोला में भी होगा। बस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सबके लिए अलग अलग होगी। चलिए तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आप लोग आंसर इसका बताएं। किसी टाइप का और एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ। इफ द लाइन 2x minus 3y equal to k touches the parabola y square equal to 6x, देन k की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ट्वेंटी 5/4 माइनस का 27/4, 29/4 या फिर इनमें से कोई नहीं। जो लाइन है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर होगी और जो पैराबोला है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर होगा और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो है वो c इक्वल टू a अपॉन एम हो जाएगी। लेकिन ये स्टैंडर्ड है तो इसमें डायरेक्ट लग जाएगा, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा स्टैंडर्ड ही मिले, तो फिर उसमें हमें पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आया क्या किसी का आंसर?
जो लाइन गिवन है उसको हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कराया, वहाँ से m और c की वैल्यू निकाली। तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस के, तो y इक्वल टू 2/3x माइनस के बाई 3। इसको किससे कंपेयर कराएंगे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/3 और c की वैल्यू माइनस के बाई 3। m और c पता चल गया। वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x को हमने कंपेयर कराया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो 4a की वैल्यू 6 हो गई, तो a की वैल्यू 6/4, तो ये 3/2 हो गया। c पता चल गया a और m, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इक्वल टू a अपॉन m फॉलो कर देते हैं। तो c की वैल्यू है माइनस k/3, a की वैल्यू कितनी है 3/2 और m की वैल्यू है 2/2। तो माइनस k/3 इक्वल टू 3 3 9/4, तो k की वैल्यू हो जाएगी माइनस 27/4, k की वैल्यू माइनस 27/4।